DK गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की मैथ्स NCERT चैप्टर फर्स्ट पूर्णांक के प्रश्नावली 1.1 और 1.2। तो हम पहले प्रश्नावली 1.1 1.2 देखते हैं बच्चों। इसका पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका A नंबर पर प्रश्न है, इसमें योग -7 है, B पे है अंतर -10 है, C पे है योग 0 है। तो पहले हम A नंबर वाला देखेंगे। A नंबर वाले के लिए योग -7 है। योग -7 है तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो हम काफ़ी सारे युग्म बना सकते हैं। जैसे पहला युग्म ये हो जाएगा -1 और -6 भी हो जाएगा। इसको -1 और -6 को हम जब जोड़ेंगे तो ये भी -7 हो जाएगा। -3 और माइनस को 4 में जोड़ेंगे तो ये भी -7 हो जाएगा। अगर हम अलग अलग चिन्हों की संख्याएं लें, जैसे ये लें हम प्लस के 3 लें और माइनस के 10 लें, तब भी -7 हो जाएगा इनको जोड़ने पर। मतलब हमको या तो माइनस माइनस में छोटी संख्या लेनी है, या फिर हम कोई माइनस की संख्या बड़ी लेके प्लस की संख्या को घटा देंगे, तब भी -7 आ जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे इसके उत्तर हो सकते हैं। जैसे -7 और लाना है, और देखो ऐसे करते हैं हम कि माइनस हमने ले लिया 8 और प्लस 1 ले लिया, तब भी। तो ये काफ़ी सारे युग्म हैं, ये इसके उत्तर माने जाएंगे। तो आप किसी एक युग्म को लिख देना, वो उत्तर हो जाएगा इसका। अब जैसे दूसरा प्रश्न कह रहा है, अंतर -10 है, ऐसे युग्म बताने हैं आपको। अंतर -10 है, अंतर का मतलब घटाना है आपको। तो अंतर -10 है, तो आप देखो मैं कर रहा हूँ -2 में से अंतर के लिए अब घटाना है आपको। घटाने के लिए मैंने इसमें से घटाया है 8 को घटाया है ना। अब देखो बच्चों, ये निकल के क्या आएगा, -2 -8, एक जैसे चिन्ह हैं, क्या हो गया -10। अगर हमने -2 में से 8 को घटाया, -2 में से 8 को घटाया तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और दूसरा तरीका देखें इसका, कोई और दूसरा तरीका हो तो। अंतर हमको -10 लाना है, देखते हैं कोई दूसरा तरीका इसका। जैसे 12 में से मैंने अंतर लाना है ना। 12 में से मैंने घटाया है 2 को, लेकिन ये रुको, -12 में से मैंने घटाया है -2 को, तब देखते हैं कितना आता है। -12 और ये माइनस का माइनस से गुणा हुआ, ये हो गया +2। इसका उत्तर भी -10 आया। मतलब इस जो ये प्रश्न है, इसके भी काफ़ी सारे उत्तर हो सकते हैं, किन्हीं दो को आप लिख देना। योग 0 है। योग 0 तब आता है बच्चों जब हम विपरीत चिन्हों की संख्याएं, एक ही संख्या को विपरीत चिन्हों से लेते हैं। जैसे -3 +3, -4 +4, -5 +5, इन सब का जोड़ करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 0 आएगा। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जिसका अंतर क्या है बच्चों, 8 है। अब देखो कैसे लिखते हैं। अब लेने केवल ऋणात्मक हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ठीक है, एक हमने ले लिया -2। ठीक है, इसमें से हम घटा के देखते हैं, -10 को घटाते हैं। माइनस तो ये लगाया है हमने अंतर के लिए, और संख्या हमने ली थी -10। मतलब एक तो संख्या हमने ली थी -2, एक संख्या ली है -10। इसको देखते हैं इसका क्या होता है। इसका यहाँ पे हम कर लेते हैं बराबर लगा के, -2, ये माइनस से माइनस का गुणा हुआ, ये हो गया प्लस का 10। तो आपका आ जाएगा 10 में से 2, क्योंकि माइनस के हैं, ये जाएंगे तो उत्तर आएगा आपका 8। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। और भी क्या आप लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख के देखो एक बार।
-4 है, उसमें से आपने माइनस लगाया है और घटाया है हमने माइनस को 12। एक बार देखते हैं क्या आता है उत्तर। गणित में जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा है। गलत हो रहा है उत्तर, हो जाने दो, बाद में सही हो जाएगा, कोई नहीं। -4 है और ये माइनस का माइनस से गुणा हुआ तो ये हो गया +12। अब 12 में से माइनस का 4, 12 प्लस के हैं, माइनस के 4 हैं, ये भी 8। अर्थात इस प्रश्न के भी काफ़ी सारे उत्तर हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखें, इसी का ही दूसरे का सेकंड हिस्सा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5 है। एक तो लेना है ऋणात्मक पूर्णांक और एक लेना है धनात्मक पूर्णांक, और जिनका योग कितना है -5। ठीक है, लेते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक हमने ले लिया 8, माइनस का 8। एक धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया प्लस का 3। अब बच्चों देखो इसका कितना आया, माइनस की संख्या ज़्यादा है, प्लस की कम है, तो ये कितना बचा, माइनस का 5। और देखो कोई और हो सकता है क्या ऐसा, एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है आपको और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका योग कितना है, -5 है। तो एक धनात्मक लेना है और एक ऋणात्मक लेना है, और लेके देखो इसका प्रैक्टिस। चलो इस आगे बढ़ते हैं एक बार और। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर कितना है, -3 है। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, आपने ले लिया, ये ले लो साहब, और एक धनात्मक पूर्णांक लेना, अंतर, पहले तो अंतर का चिन्ह लगा दो ये, और एक लेना है आपको, एक ऋणात्मक लेना है और एक लेना है धनात्मक। ठीक है, एक धनात्मक ले लिया, धनात्मक ले लिया, और इनका अंतर कितना है, -3। देखते हैं, -2, -1। ठीक है, एक जैसे चिन्हों की संख्याएं हो गई, माइनस माइनस की, तो ये आ गया -3 आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? पहला, इसके प्रश्न के हिस्से कितने हैं, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? पहला तो ये है, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। पहले ए टीम के अंक निकाल लो। ए टीम के कितने अंक आए हैं? ए टीम के हैं -40, प्लस हमने 10 किए, प्लस 0 किए, तो ये आए हैं -30। बी के करो, बी के आए हैं पहले 10, फिर 0, फिर -40, तो इसका भी -30। अर्थात जो संख्या है वो तो रनों की संख्या बराबर है, अंकों की संख्या बराबर है, तो इसमें पूछा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो अंक कैसे हैं, अंक बराबर हैं, अंक बराबर हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसी का दूसरा हिस्सा। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? पूर्णांकों में किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पूर्णांकों में क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं होता, मतलब किसी भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, इनमें क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं होता है। चौथा प्रश्न देखें, चौथा क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें वही है -4, अब इसमें 15 यहाँ जोड़ दिया है इस सवाल में, यहाँ पर साइड में जो राइट हैंड की साइड है, और -3 को नहीं इसमें ऐड किया है, -3 को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, तो इसका जो ये पक्ष है इसका और इसका बराबर आएगा। देख लेते हैं एक बार, -4
15 और -3, -4 प्लस के 15 माइनस के 3, ये टोटल बैठता है -4 और -3 -7 हो गए, ये प्लस के 15, तो इसका टोटल बैठेगा 15 ज़्यादा हैं 7 छोटे हैं तो 8 आएगा इसका। यहाँ देखते हैं कितना आएगा इसका, -4 है प्लस 15 है, ये -3 है, ये भी -4 और -3 -7 हो गए, ये 15, इसका भी 8 आया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये जोड़ में क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं होता है, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। -4 15 -3, यहाँ -3 नहीं है तो यहाँ -3 आप रख सकते हैं। अब अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.3। कुछ सवाल हालांकि मैंने इसमें छोड़ दिए हैं, वो आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि गणित की जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ये अपने करने से ज़्यादा आती है। एक बार गलत हो रहा है, 2 बार गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है इसमें निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करने हैं बच्चों। गुणनफलों में क्या होता है ये हमेशा ध्यान रखना, जब सम संख्याओं में माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर विषम संख्याओं में माइनस का चिन्ह आ जाता है तो वो माइनस का चिन्ह रहेगा गुणनफल में। सम संख्याओं में माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वो प्लस का हो जाएगा। अगर विषम संख्या का मतलब होता है 1 3 5 7 9, आगे इसी क्रम में बढ़ते चलें। सम संख्या का मतलब होता है 2 4 6 8, आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते चलें। तो अब इस सवाल को देखते हैं हम। इसमें 1 का गुणा 2 से है, तो ये तो 2 संख्याओं में हुआ है, तो इसलिए तो इसका गुणा हो जाएगा यहाँ तक, -1 गुणा -2, ये तो हो जाएगा 2 प्लस का। अब प्लस के 2 से गुणा किया, फिर दोबारा से आपने -3 का, तो ये हो जाएगा आपका -6, और -6 का गुणा आपने 4 से किया तो ये हो जाएगा 24, लेकिन किसका चिन्ह आएगा बच्चों? माइनस का। इसके पहले माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि एक संख्या में लग रहा है माइनस का चिन्ह, एक में नहीं है, अर्थात विषम संख्या में लग रहा है तो ये माइनस का चिन्ह आएगा। अर्थात हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखें बच्चों, 4 संख्याओं में माइनस के चिन्ह हैं, इसका मतलब इसका जो गुणनफल आएगा उसमें प्लस आना है। यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, -3 गुणा -6 तो कितना आ गया? ये गुणनफल में भी क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं है, किसी भी क्रम में आप गुणा कर सकते हो। 3 का 6 से कर दो, या 3 का 2 से कर दो, 3 का 1 से कर दो, किसी भी संख्या का किसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 6 या 18 प्लस के 18, यहाँ पे देखें इनका अलग से कर लो भले ही, या ऐसे इस संख्या का जो 18 आया है इसका 2 से करके फिर 1 से करके ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो इसका आया +2, 18 गुणा 2 बराबर 36, ये संख्या आएगी प्लस की। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अगला सवाल, थोड़ा सा दिमाग देना इस सवाल पे हल्का सा। मैंने 2 सवाल बीच के छोड़े हुए हैं, दूसरा तीसरा अभ्यास करना उनका। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताना मेरे को। चौथा सवाल है, -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुणा -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। अब थोड़ा सा ये आपको दर्शाना है, शुरुआत कहाँ से करनी है? -1 गुणा 5 से, -1 गुणा 5 से इसकी शुरुआत करनी है। इसका हल सुनो बच्चों। देखो सवाल कह रहा है -1 गुणा 5 से शुरुआत करनी है आपको, -1 गुणा 5 यहाँ से शुरुआत करनी है, और ये कहाँ तक लानी है? ये जो सवाल लाते लाते -1 गुणा -1 बराबर 1 यहाँ तक लानी है आपको। ठीक है, कोई पैटर्न दर्शाते हुए, पैटर्न हम दर्शा लेते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो देखो -1 गुणा 5, ये क्या आएगा उत्तर इसका? एक संख्या में माइनस है, एक में नहीं है, विषम संख्या में है, अर्थात एक में माइनस है एक में नहीं है, तो इसका माइनस आएगा गुणनफल में -5। अब यहाँ से आरंभ करके नीचे की ओर हमें चलना है। -1 रहेगा, गुणा किया हमने 4 का, तो ये उत्तर आएगा। -1 में 4 का किया तो -4 ही आएगा, -4 ही आएगा। अगर इसको हम दूसरी तरीक़ा से थोड़ा सा लिखें इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, -5
+1, -5 +1 क्यों? क्योंकि थोड़ा सा हम निरूपण कर रहे हैं, ये पैटर्न का बना रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं। देखना वो पैटर्न बाद में आपके समझ में आएगा, पैटर्न कैसे बना रहे हैं। यहाँ नीचे आप 5 से 4 3 ऐसे होते चलो, यहाँ पे -1 × 3 बराबर, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? -3। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? -4 + 1। यहाँ पे बच्चों फिर दोबारा 2 लेना है हमें, 1 × 2, ये क्या है बच्चों? -2। यहाँ पे देखें हम तो इसको लिख सकते हैं हम -3 + 1। ठीक है बच्चों, ये भी पैटर्न हमारा चल रहा है और ये भी पैटर्न हमारा चल रहा है। -1 × 1, 2 के बाद 1 आएगा, तो इसका उत्तर क्या आया? -1 आया। और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? -2 + 1। एक पैटर्न ये चल रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 5 से हम नीचे होते चल रहे हैं, 5 4 3 2 1, 1 के बाद क्या आएगा? 0। -1 × 0, तो 0 का किसी संख्या में गुणा होने पर क्या आएगा बच्चों? 0। -1 के बाद ये भी 0, -1 के बाद, क्योंकि ये संख्या एक तरह से हमारी बढ़ती चल रही हैं, ये संख्या बढ़ती चल रही है, -5 -4 -3 ये 0। अब इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? -1 + 1, -1 में 1 जोड़ा हमने, तो वो क्या हो गया? 0 हो गया। आगे बढ़ो बच्चों, क्योंकि वो हमको यहाँ तक लाना है, हमको पैटर्न यहाँ तक लाना है, तो हम आगे आए। -1 × 0 से अगर हम नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ इस पैटर्न में हम नीचे की ओर चल रहे हैं, 5 4 3 2 1 0, 0 के बाद क्या आएगा? -1। अब देखो बच्चों क्या आएगा? -1 × -1 हम जानते हैं सम संख्या को गुणा हो रहा है, 1 आएगा। इस पैटर्न से भी देखो क्या आ रहा है आपका, -1 है, -1 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 0, और हम किसको जोड़ रहे हैं बार बार? 1 को। अब आप देखो 0 में 1 जोड़ा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सब में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो देखो अब बच्चों यहाँ पे तो ये हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर 0 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया? 1 हो गया। तो -1 × 1 है, वो इस पैटर्न से भी 1 आएगा और इस पैटर्न से भी 1 आएगा। इस प्रकार से हमने इसका निरूपण कर दिया है। अगला, फिर भी आपको 1-2 बार ये सवाल करके देखने हैं। देखने से ज़्यादा करने से समझ में आएंगे सवाल। देखने से कम आते हैं, करने से ज़्यादा आते हैं। भले 1-2 बार गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, करने ज़रूर हैं सवाल, अपनी कॉपी में करने ज़रूर हैं। छठा प्रश्न है, शायद मैंने 5वां प्रश्न छोड़ दिया है। हाँ, 5वां प्रश्न छोड़ दिया है, छठा प्रश्न है ये। किसी हिमीकरण हिमीकरण का मतलब ठंडा होने की प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। 40 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस क्या है? तापमान है। अब उसको 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? अब बच्चों यहाँ देखो, आप जो कमरे का ताप कितना है? कमरे का ताप वो है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस, और प्रति घंटे कितना ताप कम होता है? 5 डिग्री सेल्सियस। प्रति घंटे ताप कम होता है, कितना होता है कम? 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, इसके हिसाब से कम होता है। और हमें कितने घंटे बाद वो स्थिति देखनी है? 10 घंटे बाद। अब तुम देख लो, 1 घंटे में जब 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? गुणा कर लो, लिख लो, 10 घंटे में तापमान कम होगा, कितना कम हो जाएगा तापमान? तो प्रति घंटे कितना हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो 10 घंटे में कितना होगा? सीधा सीधा गुणा, बराबर 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 40 है, 40 में से 50
नहीं जाएंगे। धनात्मक पूर्णांकों में तो अर्थात ऋणात्मक आएगा, ये तो हमारे इसको देखने से ही पता लग गया है। लेकिन देखते हैं हम शुरुआत में कितना था और अंत में कितना है, कितना तापमान हो जाएगा। तो देखो साहब, यहाँ पे हम ज़्यादा तापमान कौन सा था हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस, और हमारा कितने तक हमने कम किया है, 50 डिग्री सेल्सियस तक हमको कम करना है। इसमें से 50 डिग्री सेल्सियस हमको कम करना है। अब आप देखो बच्चों, 40 ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना आपका तापमान रह जाएगा, माइनस के 50 ऋण के हैं, 40 धन के हैं। ये सी का मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा 10 घंटे के बाद कमरे का तापमान, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने छठवें के बाद 7वां सवाल भी छोड़ा है, वो आप प्रैक्टिस करना बच्चों। अब इसका हल देखते हैं। एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट बेचने पर, ये रुपए का चिन्ह है, ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है, और स्लेटी ग्रे रंग की सीमेंट बेचने पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है। मतलब जो स्लेटी सीमेंट है उस पर ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि है, और जो सफ़ेद सीमेंट है उस पर ₹8 प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। अब पहला प्रश्न है इसमें, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। देखो साहब, किसी महीने, कोई सा भी महीना हो सकता है, 3000, इसमें हल देखो यहाँ पर इसका, 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट बिक्री, इस पर सफ़ेद सीमेंट पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, सफ़ेद सीमेंट पर लाभ हो रहा है, ₹8 प्रति बोरी। हमारी 3000 बोरी बिक गई हैं, तो हम सफ़ेद सीमेंट की बिक्री पर लाभ निकाल लें। लाभ कितना होगा, एक बोरी पर होता है 8, तो 3000 बोरी बिक गई थी, तो कितना लाभ हो गया, ₹24,000 का लाभ हो गया। लेकिन साथ में उसका जो स्लेटी सीमेंट है वो भी बिका है, इसका मतलब हानि भी हुई है। तो अब हम देखें 5000 बोरी जो हैं वो कौन सा सीमेंट बिका है, स्लेटी सीमेंट की बिक्री पर क्या हो गई, हानि, क्योंकि उसमें तो हानि चल रही थी, स्लेटी सीमेंट पर तो हानि कि उसके बेचने पर वो कह रहा है कि ₹5 प्रति बोरी की दर से हानि होती है, और 5000 बोरी बिक गई थी, तो हानि निकालने हम 5000 में कितने का गुणा कर दें, 5 का, तो ₹25,000 की उसको क्या हो गई, हानि। अब देखो बच्चों, ₹24,000 का लाभ हुआ था, ₹25,000 की हानि हो गई, तो टोटल तो उसको क्या हुई, हानि हुई, कितने की हुई, आप सीधे सीधे देख रहे हो 1000 की, निकला कैसे वो 1000, 25,000 में से हमने 24,000 घटा दिए, तो ₹1000 जो हैं वो क्या आया है, हानि निकल के आई है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न क्या है, इसी का अगला प्रश्न है एक, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, 6400 है, किसकी, स्लेटी सीमेंट, और स्लेटी सीमेंट पे क्या होती है, उसको हानि होती है, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो। बच्चों थोड़ा सा ये करेक्शन है इसमें, ये स्लेटी नहीं, तुम्हारी किताबों में शायद ऐसे दे रखा है, इस पर स्लेटी की जगह इस पर लिखना बच्चों सफ़ेद, इसके सफ़ेद, क्योंकि उसको लाभ हानि बराबर करने के लिए स्लेटी पे जब हानि हो गई तो सफ़ेद बेचनी पड़ेंगी, सफ़ेद सीमेंट उसको बेचना पड़ेगा, तभी तो क्यों सफ़ेद पर ही लाभ हो रहा है, तो ये सफ़ेद सीमेंट आएगा इसमें। अब देखते हैं इसमें, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है, स्लेटी की कितनी है, स्लेटी, हल देखें यहाँ पर, स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या
कितनी है 6400, अर्थात 6400। 6400 है तो बच्चों अब हम देखें 6400 पे कितनी हानि हो गई होगी उसको। 6400 पे एक बोरी पे कितनी हानि हो रही थी, एक बोरी पर एक बोरी पर हानि हो रही थी 5 रुपये की। टोटल हानि निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पे गुणा हमने जब किया तो 5 का गुणा हम इसमें 0 0, 5 का 20 और 5 की 30, 32,000 रुपये की उसको क्या हो गई हानि। इतने रुपए की उसको हानि हो गई। अब देखें बच्चों, वो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो हमें 32,000 रुपये का ही क्या करना पड़ेगा, लाभ करना पड़ेगा। लाभ कितना करना पड़ेगा, 32,000 रुपये का करना होगा। तो अब कौन सा सीमेंट बेचना होगा, आपको सफ़ेद सीमेंट बेचना होगा। और सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी पे कितना लाभ होता है, सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी पर लाभ कितना है बच्चों, 8 रुपये है। तो अब देख लो, इतना लाभ करना है हमें, 8 रुपये एक बोरी पे मिलते हैं। तो बोरियों की संख्या देख लो कितनी निकल के आएगी। बोरियों की संख्या, कौन से बोरियों की, सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर 32,000 बटे 8। 8 का इसमें भाग दिया 4 0 0 0, मतलब 4,000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की बेचनी होंगी। 4,000 बोरी सफ़ेद सीमेंट की उसको बेचनी होंगी। ठीक है बच्चों, तो एक बार किताब के प्रश्न ज़रूर करने हैं, हल ज़रूर करने हैं, बार बार करने हैं हमको। गणित के मैथ जब भी हमारी समझ में आएगी, बार बार जब हम करेंगे। ठीक है बच्चों, चैनल ये सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। नमस्कार बच्चों।